मुसल्लह जंगों से बेजारी दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर का ओहदा संभालते ही हस्बे तवक्को ट्रेड वॉर का आगाज कर दिया। अमरीकी सदर ने अपनी पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि चीन अमरीका का नाजायज फायदा उठाता है। यूरोपीय यूनियन इत्तेहाद हमारे साथ बुरा करता है, इन पर टैरिफ लगने वाला है। ये वाहिद तरीका है इन्हें सबक सिखाने का। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को भी नहीं बख्शा और यूक्रेन जंग खत्म ना करने पर तिजारती टैरिफ में इजाफे की वार्निंग दी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी टैरिफ में इजाफे वाले ममालिक में शामिल कर रखा है, जिससे निपटने के लिए मोदी हुकूमत सर जोड़े बैठी है। हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई हंगामा खेज आगाज पर बेशतर ममालिक को तशवीश में मुब्तला देखा जा रहा है, लेकिन आज माजी के बरक्स पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान किसी किस्म की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं है और अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इमदाद पर पाबंदी का बिल लाने वाले मार्को रूबियो अमरीका के वजीर खारिजा हैं। ऐसे में बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए ये अहम सवाल है कि सदर ट्रंप और उनकी हुकूमत पाकिस्तान पर कैसे असरअंदाज होगी। क्या सदर ट्रंप पाकिस्तान के सियासी हालात, खासकर इमरान खान की रिहाई के लिए मुदाखलत करेंगे? क्या चीन के इत्तेहादी के तौर पर पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया की आंखों में मुसलसल खटकता रहेगा? और क्या अमरीकी इत्तेहादी भारत से हमारे कशीदा ताल्लुकात वाशिंगटन को पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगाने के लिए उकसा सकते हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात की खोज में हमारे साथ रहिए। बात करेंगे साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी से। बहुत बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा आपके वक्त का। बज़ाहिर मुसल्लह जंगों से बेजार डोनाल्ड ट्रंप ने नई ट्रेड वॉर छेड़ दी है। चीन, रूस, यूरोपीय ममालिक से बैक वक्त टैरिफ फाइट का नतीजा क्या निकलेगा आपके ख्याल? बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। आपने बहुत अहम सवाल किया है जो इस वक्त सारी दुनिया ही इसके बारे में सोच रही है और ये एक्सपेक्टेड भी था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो इस तरह के इक़दामात ज़रूर लेंगे, क्योंकि पहली उनकी टर्म में भी आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी और उनको ये जो एक साइकोलॉजिकल है कि जी अमेरिका क्योंकि एक बड़ी पावर है तो उसे एक बड़ी पावर की तरह जो है बिहेव करना चाहिए। उनका मतलब है कि सबको बुली करना चाहिए और वो पहले भी उन्होंने बहुत कोशिश की और आपने देखा कि उन्होंने इम्प्लीमेंट भी की अपनी कुछ पॉलिसीज़, जिनमें से काफ़ी जो है वो बैकफायर भी कर गई। अभी देखिए जो उन्होंने इलेक्शन रेटोरिक में कहा था कि 100% टैरिफ्स जो हैं हम ब्रिक्स की कंट्रीज़ पे लगा देंगे और 60% टैरिफ्स जो है हम चीन पे बढ़ा देंगे, लेकिन एंड में आपने देखा कि उन्होंने 25% जो है वो कनाडा और मेक्सिको का कहा है, जबकि 10% चाइना का कहा है। अब देखिए दुनिया जो आजकल ट्रेड कर रही है और जिस तरीके से आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, तो उसमें सिर्फ 2 बायलैटरल ममालिक तो शामिल नहीं होते, उसमें बहुत सारे और जो हक़ाइक़ हैं उन्हें भी देखना पड़ता है। अब अगर ये जैसे उन्होंने 10% टैरिफ लगा दिया है तो आप ये देखिए कि चीन को तो उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन आई थिंक बहुत कम होगा, क्योंकि चीन बहुत तेज़ी से अब अपनी डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है उसको बढ़ा रहा है। अभी भी आप देखें कि जो उनका न्यू ईयर है तो उसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो वो अपनी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो अब डिपेंड कर रहे हैं कि इंटरनल कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा हो। अच्छा नगमाना साहिबा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ प्लान के हवाले से मजीद कहा है कि या तो प्रोडक्शन अमेरिका में करो या फिर इम्पोर्ट टैरिफ भरो, जिस पर हज़ारों मल्टीनेशनल कंपनियां चीन छोड़ने की तैयारी कर रही हैं। हर 2 सूरतों में चीनी मईशत के लिए ये बड़ा वबाल नहीं खड़ा हो जाएगा? देखिए जैसे मैंने आपको अभी अर्ज किया कि चीन के लिए इतना बड़ा वबाल नहीं होगा जितना बाकी, क्योंकि पूरी दुनिया चीन में जा रही है। अमेरिकन बहुत सारी कंपनियां हैं, यूरोपियन बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस अफोर्ड ही नहीं कर सकती यूरोप में या अमेरिका में, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी हो जाएंगी कि वो फिर कोई ख़रीदेगा नहीं, तो उसका बहुत सारी कंपनियां हो सकता है कि बंद करनी पड़े। और दूसरे ममालिक में भी अगर वो शिफ्ट करेंगे तो ये शिफ्ट करने में भी बहुत पैसा लगता है।
तो इसीलिए देखें जो इसका रेटोरिक था कि जी हम 60% टैरिफ लगा देंगे चीन पे और 100% ब्रिक्स पे लगा देंगे, तो वो एट द एंड ऑफ द डे तो 10% ही आया है ना चीन के ऊपर। तो ये इस तरह के नी जर्क रिएक्शंस जो होते हैं ये इलेक्शन तक तो ठीक है, लेकिन इनके दूररस नतायज होते हैं। हो सकता है चीन को इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़े, लेकिन बाकी ममालिक को, क्योंकि देखिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो हैं वो तो सारी डिसरप्ट हो जाएंगी ना, क्योंकि आजकल तो एक सुई भी बनती है तो कंपोनेंट्स 4 डिफरेंट मुल्कों से आते हैं। जो आप कैमरा यूज कर रहे हैं या जो मैं फोन यूज कर रही हूँ वो भी किसी एक मुल्क में तो देखिए नहीं बन रहा ना। तो इसलिए इन चेन्स को इस तरह एकदम से डिसरप्ट करके और प्रोटेक्शनिज्म की तरफ दोबारा जाए, उन्होंने जैसे अब कहा है कि जी WTO से भी वो WHO से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से बाहर निकल गए, तो मल्टीलैटरलिज्म से जब आप यूनिलैटरलिज्म की तरफ जाएंगे और इस तरह के इरेटिक डिसीजंस लेंगे तो थोड़ी बहुत डिसरप्शन होगी। लेकिन ये कहना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा कि चीन जो है वो कंप्लीटली इससे उसके लिए मुसीबत पड़ जाएगी, पॉसिबल नहीं है। अच्छा नगमाना साहिबा, अफगानिस्तान की इमदाद को अमरीकी हथियार की वापसी से मशरूत करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की अफगान तालिबान हुकूमत को तनबीह पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी अहम समझी जा रही है। क्या अहम पेशरफ के पस मंजर में पाक फौज और पेंटागन के मुसलसल राब्तों का अमल दखल है? देखिए जी, पाकिस्तान ने तो हमेशा से अमेरिका को कहा था जब विड्रॉ भी हो रहा था कि जी अपने हथियार यहाँ ना छोड़ के जाए, क्योंकि ये फिर तालिबान के या जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके हाथ में आ जाएंगे और ये फिर खत्ते के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो ये आज की तो बात नहीं है, ये तो पिछले कई सालों से हम अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सिर्फ पाकिस्तान को तो डेंजर नहीं है, पूरे खित्ते को डेंजर है। तो ये इसको हमें वेलकम करना चाहिए कि उन्होंने अब ये शर्त लगा दी है कि जी आप से आगे बातचीत तब होगी, आप पहले हमारे हथियार वापस करें। तो अच्छी बात है। वो जो पहले भी जब सोवियत यूनियन गया तो सारे हथियार यहाँ छोड़ के चले गए थे, उसका हमने नतीजा देखा क्या हुआ है। तो ये देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, हमें वेलकम करना चाहिए। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि नए अमेरिकी सदर की टैरिफ पॉलिसी की जद में नई दिल्ली भी आ रहा है और भरपूर कोशिश हो रही है कि किसी तरह मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को राम कर दिया जाए। क्या भारतीय दफ्तर खारजा इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये अगेन आई थिंक बहुत पॉपुलरिस्टिक सा जवाब है, सवाल है, क्योंकि अभी देखें जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन हुई तो फर्स्ट रो में कौन बैठा हुआ था? जयशंकर बैठा हुआ था, ठीक है ना, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर। तो इंडिया का जो है यस थोड़ा बहुत इंडिया को इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इंडिया को अमेरिका इस वक्त ना छोड़ेगा ना छोड़ सकता है, क्योंकि चीन को कंटेन करने के लिए इंडिया उनकी मजबूरी है। तो अगर टैरिफ वॉर मजीद बढ़ी तो और अगर चीन को उससे कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ तो जाहिर सी बात है चीन की और इंडियन इकोनॉमी इतनी ज़्यादा उनकी ट्रेड है वो है, और ख़ास तौर पे आईटी टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, लेकिन इंडिया ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उसके साथ एक एफर्ट करनी पड़ती है, जो सब करते हैं। तो आई एम श्योर इंडियन डिप्लोमेसी भी उसी तरह पर जोश होगी और अपना काम कर रही होगी जैसे बाकी ममालिक की, जैसे पाकिस्तान अब जब जिस मुल्क में भी आए, चाहे दोस्त मुल्क में नई गवर्नमेंट आए या ऐसे मुल्क में नई गवर्नमेंट आए जो एक सुपर पावर है, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत अब अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, नए पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस को समझना पड़ता है। तो पाकिस्तान भी भरपूर अपनी तरफ से जो कोशिशें हैं टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि बिकॉज हमारी चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी पूरी दुनिया से किसी के साथ
दोस्ती नहीं रखेंगे या अमेरिका जो है वो हमारा दुश्मन है, ऐसा तो नहीं है। हमने इस तरह की पॉलिसी पिछले 78 ईयर्स में भी नहीं रखी और आइंदा भी ये पॉलिसी इंशाल्लाह मेंटेन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी सियासत के स्टेज से नीचे उतरेंगे और दाखिल होंगे तरतीब पाते जंग के मैदानों में, जहां नित नए हथियारों ने धूम मचा रखी है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। गुज़श्ता दिनों यूरो एशियन टाइम्स डिफेंस जरीदे में शाया होने वाले एक आर्टिकल में भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार साक्षी तिवारी ने इंडियन एयर फोर्स पर पाक फ़ज़ाइया की बर्तरी को तस्लीम किया है। साक्षी तिवारी ने बरमला पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ किया और कहा कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन की मदद से 2010 में JF-17 थंडर का स्क्वाड्रन अपनी फ़ज़ाइया का हिस्सा बनाया, जबकि भारत को मुकामी साख्ता तेजस MK-1 लड़ाका तैयार करने में मज़ीद 6 साल लगे। भारतीय तज्ज़ियाकार के मुताबिक जदीद जंगी तैयारों के हुसूल में पाकिस्तान की दिलचस्पी हमेशा भारत से एक कदम आगे रही है। खातून तज्ज़ियाकार ने पाकिस्तान की जानिब से 5th जनरेशन 40 चीनी JF-35 तैयारों की खरीदारी का भी दावा किया है, जिनकी तरसील आइंदा 2 सालों में मुतवक्के है। अमेरिका के जदीद तरीन स्टेल्थ 35A की मानिंद राडार पर नजर न आने वाले चीनी J-35A की पाकिस्तानी बेड़े में शामिल होने से मुतालिक खबर सबसे पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तर्जुमान अखबार में शाया हुई थी, जिसके बाद से भारतीय मीडिया में इस हवाले से खलबली मची हुई है। ये और इससे जुड़ी दीगर खबरों को ज़ेर बहस भी लाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ज़ाई महाज पर पाकिस्तान एयरफोर्स को किस लिहाज से भारतीय फ़ज़ाइया पर सबकत हासिल है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की जानिब से 40 J-35 की खरीदारी के हवाले से चीनी मीडिया के जरिए सामने आने वाली खबर पर भारत में खलबली मची हुई है। पहल ये खबर चीनी हुक्मरान पार्टी के तर्जुमान अखबार से सामने आई। आपके पास क्या मालूमात हैं इस हवाले से? मेरे ख्याल में, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन योर शो। काफी सारी पेशरफ्त तो हो चुकी है। J-35 तैयारे हैं जो कि 6th जनरेशन 5.5 जनरेशन फाइटर बॉम्बर्स हैं और इंडिया के पास उसका बिल्कुल कोई तोड़ नहीं है। कुछ खबरें हैं कि हमारे पायलट्स गए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। अब मैं रिटायर हुआ था 2005-6 में, तो मुसद्दिका इतलात तो मेरे पास नहीं है, मगर सुनने में आया कि हमारे पायलट्स गए हुए हैं, हमारे चीफ भी जा रहे हैं और सारी असेसमेंट करेंगे। और पाक फ़ज़ाइया जो कि ऑलरेडी बहुत मजबूत है, उसमें और ज़्यादा ताकत आ जाएगी। तो जो इंडियन एयर फोर्स और इंडियन सिक्योरिटी गुरूस की परेशानी है वो समझ में आती है, क्योंकि स्विफ्ट रिटॉर्ट में जो 2019 में हुई थी, उन्होंने देख लिया कि पाक फ़ज़ाइया हमतन हर वक्त तैयार रहती है और उस वक्त भी तैयार थी और हमने ऑन आवर ओन टर्म्स उनके अटैक का जवाब दिया था। और जो याद रखने की चीज़, और आपके नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ, उस वक्त जो चीफ थे मुजाहिद अनवर थे, इंतहाई काबिलियत के साथ उन्होंने उनके अटैक का उतना जवाब दिया जितना ज़रूरत थी। और अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेजुएटेड, प्रोपोर्शनेट एंड कैलिब्रेटेड। उससे ज्यादा करते तो शायद उन पे प्रेशर पड़ता कि अटैक वो भी करें हमारे ऊपर एरियल, लेकिन उसकी रिप्रेजल या रिएक्शन इतनी सख्त होनी थी कि वी कुड गो न्यूक्लियर, मतलब अल्लाह ना करे कि पूरी जंग हो सकती थी। तो पाक फ़ज़ाइया उस वक्त भी तैयार थी, आज भी तैयार है। और जो उनके परेशानी है वो समझ आती है, बिकॉज उनके पास राफेल है, सुखोई 30 है और MiG-29 है। और ये पुराने तैयारे हैं, राफेल नया है, बट राफेल जो है हमारे पास जो J-10 है वो राफेल से ज्यादा बेहतर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आइडिया 2024 पर पाक फ़ज़ाइया ने जनरेशन 5 लड़ाका जेट पाकिस्तान फाइटर एक्स की प्रोडक्शन का ऐलान किया था, जो कि खालिस्तान पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट है। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? वो 5th जनरेशन फाइटर था जिसपे काफी सारी प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन इस वक्त हमने ऐलान कर दिया है कि हम पहले जो JF-17 है उसका ही एक PFX एक्सपेरिमेंटल जहाज बनाएंगे जो कि 5th जनरेशन के करीब होगा। और उसके बाद हम जो
तुर्की ने बनाया है तैयारा ट्विन जिसके दो टेल्स हैं पीछे, और चाइना ने बनाया है, और J-20 है। उस तरह का स्टेल्थ तैयारा भी हम अगले 5 से 10 साल में बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है, याद रखिए कि ब्लॉक 3 जो हमारा तैयारा है JF-17, वो राफेल से थोड़ा ही कम होगा, इफ एट ऑल। राफेल से ज्यादा अगर है तो जैसे मैं बता चुका हूँ J-10 है हमारे पास। तो हमारे पास प्रोग्रेस काफी सारी है दिखाने के लिए। जो JF-17 है उसको तो हम अपग्रेड करके ब्लॉक 3 बना लिया है। नेक्स्ट फेज में उसका PFX बनेगा, जो कि अगले 2, 3, 4 साल में हो सकता है, और अगले 10 साल में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीजें, बहुत पेचीदा टेक्नोलॉजी है। जो 6th जनरेशन जहाज है, 5th जनरेशन जहाज हैं। So we are well on our way to producing the 5th and 6th generation fighters. I think in about 5 to 10 years. ठीक, अच्छा सर, JF-17 थंडर के हवाले से बांग्लादेश की दिलचस्पी भी सामने आई है, और मुमकिना तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान पहली बार कोई दिफाई पैदावारी डील होने जा रही है। इससे पहले बांग्लादेश फौजी हथियारों के लिए मुकम्मल तौर पर भारत पर इन्हिसार करता था। इस तब्दीली की वजह क्या है, और आपके ख्याल में ये तब्दीली कैसी रहेगी? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आई थिंक हसीना मुजीब, जो कि अपने वालिद की डॉक्ट्रीन्स और आइडियाज और कॉन्सेप्ट एक सोशलिस्ट और एक इफ नॉट कम्युनिस्ट रियासत को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन टोटलिटेरियन थी, जो कि मतलकुल अनान हुक्मरान थी। उसके खिलाफ जब बगावत हुई तो लोगों ने कहा कि आपकी प्रोग्रेस तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन जो आप डेमोक्रेसी नहीं दे रहे वो अच्छी नहीं लगती हमें। तो अब उन्होंने रिवोल्ट किया है। तो जो यूनुस साहब आए हैं और जो बाकी लीडरशिप है, और रिसेंटली जो 3 स्टार जनरल आए हैं बांग्लादेश के, उन्होंने देखा है कि हिंदुस्तान की मतलकुल अनानी फॉरेन पॉलिसी, एब्सोल्यूट फॉरेन पॉलिसी, जिसपे कि हर चीज को डिक्टेट करते थे, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन्होंने हमारी आर्मी के साथ, हमारी नेवी के साथ और हमारी एयरफोर्स के साथ उन्होंने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं अब। और शदीद ये है, खबर ये है कि उन्होंने JF-17 में दिलचस्पी से ज्यादा इंटेंट जाहिर किया है कि वो चाहते हैं। और JF-17 याद रखिए, स्पेशली ब्लॉक 3, अंग्रेजी में कहते हैं इट प्रोवाइड्स मोर बिगर बैंग देन द बक दैट यू पे फॉर, कि जितनी कीमत आप देते हैं उससे बड़ा ज्यादा इफेक्ट ये क्रिएट करता है। इसमें आप ऐसा जो है ना, सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, जो कि F-16 के रेडार से बेहतर है। उसमें वेपन्स जो हैं क्लोज कॉम्बैट और जो BVR हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज, वो बहुत अच्छे हैं चीनी वाले। एंड उसमें एयर टू सी प्रूवन है, एयर टू सरफेस प्रूवन है, एयर टू ग्राउंड प्रूवन है, और एयर टू एयर प्रूवन है। कॉम्बैट में जा चुका है। याद रखिए कि जब हम उसको कंपेयर करते हैं LCA या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या जिसको इंडियन तेजा कहते हैं, जो कि कोई 15 साल पहले शुरू हुआ था हिंदुस्तान में, वो अभी तक स्क्वाड्रन के अंदर मैच्योर नहीं हो सका। और JF-17 हमारी 5, 6, 7 फाइटर स्क्वाड्रन्स के अंदर है। स्विफ्ट रिटॉर्ट में हिस्सा ले चुका है, एयर टू सी वेपन्स फायर कर चुका है, एयर टू एयर वेपन्स फायर कर चुका है, और एयर टू सरफेस वेपन जो है, जो इसकी रेंज एक्सटेंशन किट्स थी, REKs, वो एक्चुअली हॉस्टिलिटीज में इस्तेमाल कर चुका है। तो आई थिंक ये एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है विच इज चीप फॉर इट्स द इफेक्ट दैट इट क्रिएट्स, बिगर बैंग फॉर द बक। और बांग्लादेश इंडिया के तसल्लुत से आज़ाद होना चाहता है। अच्छा सर, 4 दिहाइयों का रिकॉर्ड देखें तो ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अपने दिफाई इस्तेहकाम को रोकने की कोशिश की गई, चाहे वो F-16 का मामला हो, या एटमी ताकत के हुसूल का, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का। लेकिन हर बार पाकिस्तान ने जंगी हथियारों में खुद किफ़ालत में एक कदम आगे ही बढ़ाया है। इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? देखिए, सबसे ज्यादा हमारी लीडरशिप, जिन्होंने रहनुमाई दी। F-16 उन्होंने बैन लगाया, और हमने क्या किया, हमने JF-17 बना लिए, हमने F-16 को मेंटेन किया, और हमने नए नए वेपन, फॉर एग्जांपल जो वेपन इस्तेमाल हुए, ये जो
रेंज एक्सटेंशन किट्स वाले थे, आरी केस JF-17 के ऊपर वो हुए, वो वेपन एयर वेपन कॉम्प्लेक्स वाह के बने हुए थे और उनको अब हमने और बेहतर कर लिया है। सो खुद कफालत हमने हासिल करने की प्लान है पूरा, और स्पेशली फजाइया फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नीश टेक्नोलॉजीज, बुनियादी टेक्नोलॉजीज का बेस नहीं है, इस चीफ ने नेस्टैप बना के, जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, वो बना के वो भी खलापुर कर दी है। सो हम उसमें सैटेलाइट्स बना रहे हैं, हम उसमें ड्रोन्स बना रहे हैं, और हम उसमें जहाज बना रहे हैं, हम उसमें रेडार्स बना रहे हैं। और उसमें याद रखिए कि जो नेस्टैप यहाँ पे है इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में, वहाँ पे जो यंग लड़के और लड़कियां हैं जो कि यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील होके आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में, वो एक बैकपैक लेते हैं, उनको स्पेस मिलती है, वर्किंग एनवायरनमेंट मिलती है, गाइडेंस मिलती है। और मेरे ख्याल में मैंने सुना है कि हमने नेस्टैप आई थिंक को 2 साल पहले बना है, पहला माइक्रो सैटेलाइट अगर लॉन्च नहीं हुआ तो होने वाला है, जो कि इमेजरीज हमें देगा। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। सुपार्को का भी एक बड़ा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, मगर वो पिछले 40-50 साल में शायद पहला सैटेलाइट है। तो ये 5-6 जो नीश टेक्नोलॉजीज हैं, उसका बेस एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने बना दिया है। अब अगला चीफ उसको कहाँ तक लेके जाता है, जो 5th जनरेशन जहाज है, 4.5 जनरेशन PFX JF-17 बन रहा है, उसके बाद 6th जनरेशन बनेगा, 5th एंड 6th जनरेशन बनेगा। सो ये प्लान सारे हमारे पास हैं। हाँ, हमारे मुल्क को अच्छा करना चाहिए, हमारी इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए, और अगर ये चीजें हो जाती हैं तो पाक फजाइया बिलखुसूस हैज नेवर डिसअपॉइंटेड द नेशन, और वो कौम को कभी मायूस नहीं करेगी, चाहे खुद कफालत हो, चाहे दिफाई स्ट्रैटेजी हो, पॉलिसी हो, या एयर पावर डॉक्ट्रिन हो, या चाहे ट्रेनिंग हो। तो पाक फजाइया, मैं बड़ा प्राउड हूँ, वो कहते हैं कि द नेशन कैन गो टू स्लीप, द PF इज अवेक 24/7। तो इन सारे फील्ड्स में हम अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सिर्फ फ़ज़ा ही नहीं बल्कि समंदरों पर भी हमारी ही हुक्मरानी है। दिलचस्प स्टोरी के साथ ब्रेक के बाद फिर से मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, ग्लोबल विलेज बनती आज की दुनिया में सहराओं, समंदरों और बर्फपोश बुलंद चट्टानों तक फैली 40 से ज़ायद तिजारती राहदारियों पर तिजारती काफिलों की हिफाजत एक अहम और बड़ा टास्क है। पाकिस्तान के लिए ये बड़े एहसास की बात है कि पाक नेवी को 11वीं मरतबा बुहैरा अरब में समंदरी कज़ाकों के खिलाफ मुश्तरका टास्क फोर्स की सरबराही सौंपी गई है। टास्क फोर्स 151 को खलीज अदन में इंटरनेशनल ट्रांजिट ट्रेड की निगरानी पर मामूर किया गया है। अमरीका, बरतानिया, तुर्किया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, डेनमार्क, फिलिपाइन, बहरीन, ब्राज़ील, जापान, उर्दन, कुवैत, सिंगापुर और कोरिया भी इस फोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन बुनियादी अहमियत पाकिस्तान नेवी को हासिल है। 2010 में बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट रूट पर 45 से ज़्यादा जहाज़ों को लूटा गया। ऐसा आखिरी बार हुआ, और बाद के आने वाले सालों में पाकिस्तान के फ़ाल किरदार के सबब ब्लू इकॉनमी के तहफ़्फ़ुज़ में काफ़ी पेशरफ़्त नज़र आई। नतीजतन 2017 के बाद से बहरी कज़ाक किसी भी माल बरदार जहाज़ पर लूट मार में नाकाम रहे। ये बात थी तिजारती राहदारियों की, और अब कौमी समंदरी हदूद की हिफाजती जिम्मेदारियों पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों भारतीय तज्ज़ियाकारों ने बुहैरा हिंद में उतारी गई भारतीय साख्ता जदीद आबदोज़ P-75 स्कॉर्पियन को चीनी ताउन से तैयार होने वाली पाकिस्तानी हंगू के मुकाबले में कम सलाहियत की हामिल करार दे दिया। हिंदुस्तानी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक स्कॉर्पियन 75 और हंगू आबदोज़ में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हिंदुस्तान इस जदीद टेक्नोलॉजी से ताहाल बाहर है, जबकि पाकिस्तानी बेड़े में शामिल ऑगस्टा की तीनों आबदोज़ें AIP टेक्नोलॉजी से लेस हैं, जो कि पाकिस्तान को भारत पर सबकत दिलाती हैं। इस सब पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कमोडोर रिटायर्ड उबैदुल्ला साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के बारे में बताइए, ये क्या टेक्नोलॉजी है जो हंगू आबदोज़ को भारतीय P-75 स्कॉर्पियन से मुमताज़ करती है? शुक्रिया।
एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, ये एक सिस्टम है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में लग सकती है। और जितनी मॉडर्न सबमरीन मैदान में आ रही हैं दुनिया भर में, उनमें ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है। ये क्या करता है, ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है सबमरीन वॉरफेयर के लिए। यानी जिन मुल्कों के पास सबमरीन है वो उसको चलाना जानते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि इस पूरे खित्ते में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, ये पूरे हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में नेवीज़ हैं, इन सब में पाकिस्तान नेवी सबसे पुरानी और सबसे सीजन्ड और सबसे एक्सपीरियंस सबमरीन की वॉरफेयर की नेवी है, जिसने इस सबमरीन को 1964 में हासिल किया और उस वक्त से डेवलपमेंट होती गई। तो हम बाकी लोगों से और ख़ास तौर से अपने इंडिया वालों से कहते हैं कि भाई ये खेल हमें बड़ा अच्छा आता है, अगर आपको ये खेल खेलना है हमारे साथ तो ज़रा सीख कर आएं। वो मैं इसलिए कहता हूं कि पिछले 5 सालों में 3 दफ़ा इंडिया की सबमरीन हमारे इलाके में आई, इंटेलिजेंस के लिए आई या और किसी बुरे अज़ाइम से यहाँ हमारे करीब पानियों में आई, लेकिन हमने उसको डिटेक्ट कर लिया। ये बात साबित होती है कि हमारी सबमरीन सर्विस में क्वालिफिकेशन और जो टेक्नोलॉजी है और जो ट्रेनिंग है वो इस पूरे खित्ते में सबसे अच्छी है। अच्छा, ट्रेनिंग अब AIP का जो आपका सवाल है वो ये सुन लीजिए आप कि 2 तरह की सबमरीन होती हैं दुनिया में, यानी उनका प्रोपल्शन सिस्टम जो चलाता है सबमरीन को 2 तरह की होती हैं। एक डीजल इलेक्ट्रिक, यानी उनकी पावर, उसको चलाने की पावर बैटरी से और डीजल से आती है। जब सरफेस पे होती हैं तो डीजल पे चलती हैं, और जब अंदर पानी के अंदर चलती हैं, अंडर वाटर चलती हैं, तो वो बैटरीज पे चलती हैं, इलेक्ट्रिक पे। तो होता यह है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, इनको हर चंद दिनों के बाद पानी से बाहर आना पड़ता है, चाहे वो पूरी आ जाए या अपना सिर्फ मास्ट ऊपर कर दें, स्नॉर्कलिंग मास्ट, और हवा से ऑक्सीजन लें और उस ऑक्सीजन को अपनी जो बैटरीज हैं उनको चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करें। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक नई टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि वो सबमरीन को ताकत और कुव्वत बख्शता है और स्टेल्थ यानी खुफिया रखने में मदद देता है कि वो पहले से 10 गुना ज़्यादा पानी के अंदर रहते हुए अपना काम कर सकें। सबमरीन जितना ज़्यादा पानी के अंदर रहेगी वो खामोश रहेगी, वो एक सरप्राइज अटैक करेगी, वो दुश्मन के मुल्क के पानियों में पहुंच सकती है बगैर डिटेक्ट हुए। ये सबमरीन की खासियत है। अच्छा। तो जब सबमरीन की ये ज़रूरत थी कि उसको एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम AIP लिया जाए, तो पाकिस्तान की मौजूदा सबमरीन जो हैं उनमें ऑलरेडी ये लगा हुआ है, और हमारी जो अब 8 सबमरीन और शामिल होने वाली हैं उनमें भी ये लगा हुआ है सिस्टम। ये नई टेक्नोलॉजी है जिसकी बदौलत ये सबमरीन जो हैं वो ज़्यादा देर तक पानी के अंदर छुपी रह सकती हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो जल्दी जल्दी पानी के ऊपर आए, क्योंकि खौफ ये है किसी भी सबमरीन वाले का कि भाई अगर पानी के ऊपर आए तो दुश्मन का हवाई जहाज़, दुश्मन के शिप्स, दुश्मन की सबमरीन उसको डिटेक्ट कर लेंगे। और अगर एक दफ़ा ये निशानदेही हो गई किसी भी दुनिया में किसी सबमरीन की कि भाई यहाँ पर फलानी सबमरीन मौजूद है, तो उसके बचने के चांसेस तकरीबन 0 हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, बुहेरा हिंद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 11 भारतीय आबदोजों की मौजूदगी के हवाले से भारतीय वज़ीर दिफा का ये कहना है कि बहरे ओकियानूस की अहमियत अब बुहेरा हिंद में मुंतकिल हो चुकी है। क्या भारत खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी का जवाब तलाश कर रहा है, और ये क्या अपने कद से बड़ी छलांग नहीं है उसकी? बात यह है, पहली बात एक मैं चीज़ जो कहना चाहता था पहले वो कह दूं कि भारत की
टोटल सबमरीन 17, 18 या 20 जो भी हैं, उनमें सिर्फ 2 हैं जो न्यूक्लियर हैं। अच्छा। और बाकी इवन मॉडर्न तरीन सबमरीन्स हैं उनकी, जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च की हैं, उनमें किसी में AIP सिस्टम नहीं है। अच्छा। इस लिहाज से पाकिस्तान नेवी को, क्योंकि उनकी सबमरीन जो अभी हैं और जो बन रही हैं वो सब AIP सिस्टम के साथ होंगी, तो इसमें हमें बहुत बड़ी एज है, बहुत बड़ा फायदा है। और ये फायदा हमारे तजुर्बे का भी है कि हम इस पूरे इलाके में सबसे पुराने सबमरीन चलाने वाले लोग हैं। अब जहां तक आपकी बात हुई कि वो जवाब तलाश कर रहा है, देखिए, और आपने ये बहिर अरब और बहिर ओकियानूस की बात की, बात ये है कि फ्यूचर जो है मैरीटाइम का वो है इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक ओशन जो है वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का एक मजमुआ है। इसके गिर्द जितने कंट्रीज हैं, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अप नॉर्थ अमेरिका तक, ये तमाम के तमाम इलाका अपने कुदरती ज़खायर से माला माल है। इसके ऑयल एंड गैस रिजर्व दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। इसी पूरे खित्ते में, यानी पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में मिला के, जो बहुत बड़े बड़े चोक पॉइंट्स हैं, जो हम कहते हैं कि आबी गुजरगाहें हैं, इंतहाई अहम हैं मगर बहुत तंग हैं, लेकिन गुजरना पड़ता है। जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका है, जैसे सुंदा स्ट्रेट है, जैसे बाबुल मंदब है, जैसे हमारे घर के करीब यहाँ पर पर्शियन गल्फ में है, तो सुइस कैनाल है। ये तमाम बड़े बड़े जो गुजरगाहें हैं, जो चोक पॉइंट्स हैं, वो इसी इलाके में आते हैं। तो इस इलाके की अहमियत चूंकि बहुत बड़ी बढ़ गई है, फ्रॉम अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक, आपकी बात दुरुस्त है। तो इसीलिए हर खिलाड़ी यहाँ पर जो है वो अपना एक रोल प्ले करना चाहता है। मसलन इंडिया जो है वो इंडियन ओशन में ज़्यादा है, लेकिन वो सेंट्रल और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में भी वहाँ ऑपरेट कर रहा है। और वो उसको अमेरिका की आशीर्वाद भी है कि भाई उनके भी इंटरेस्ट में है कि वो जो इंडिया है वो पैसिफिक ओशन में भी आए, क्योंकि उनके जो सोच है वो इंडिया की वो एग्रेसिव है, वो ग्लोबल है और वो बहुत बड़ी है उनकी नेवी। अच्छा सर, एक और भी यहाँ पर सवाल अगर पाकिस्तान बहरिया के हम किरदार के हवाले से करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी बहरिया कम वसाइल के बावजूद बहरा अरब में एक मजबूत नेवल फोर्स के तौर पे खुद को मनवाने में कामयाब हुई है। मुल्की बहरी फौज बिलाशुबा भारत के मुकाबले में तो काफ़ी एडवांस है, लेकिन आप आलमी कैटेगरी में से कहाँ देखते हैं? देखिए, 1947 से लेके अब तक हमारी और उनकी जो रेशो है, ओवरऑल रेशो ऑफ नेवीज 1:4 की है। वो 4 टाइम्स बड़ी हैं और अब शायद 5 गुना बड़ी हो गई हों। लेकिन और वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया जो है, इंडियन नेवी, वो 7वें नंबर पे है। अच्छा। और पाकिस्तान की नेवी जो है वो 29वें नंबर पे है, 29th। तो हमारा और उनका कोई गन फॉर गन, मिसाइल फॉर मिसाइल, शिप फॉर शिप, सबमरीन फॉर सबमरीन, ये हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो बेअंदाज़ा पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें डाल रहे हैं अपनी नेवी को बड़ा करने के लिए, इसलिए कि उनकी नेवी कोई डिफेंसिव नेवी नहीं है, वो ऑफेंसिव नेवी है। वो ग्लोबल अपने आप को देखते हैं। हाँ, वो अपने से बढ़ के छलांग लगा रहे हैं, ये एक डिफरेंट बात है। मगर द फैक्ट इज हम बहुत कम पैसे खर्च करते हैं अपने नेवी के चीज़ों पर। वो अपनी नेवी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भी रखे हुए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर कोई डिफेंसिव चीज़ नहीं है, वो बहुत ऑफेंसिव चीज़ है। वो समझ लें आपके एक एयरपोर्ट को वो एक मोबाइल एयरपोर्ट है, जहां मर्जी ले जाएं, और उसके बाद उसके ऊपर जो जहाज हैं, उन पे जो वेपन है, उनकी रेंज बढ़ जाती है। ऑब्वियसली जब आपका शिप जिस पे जहाज रखे हो ले जाएंगे, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास 2 हैं,
उनके पास 20 सबमरीनें हैं, उनके पास हमसे कई गुना ज्यादा जहाज हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना दिफा नहीं कर सकते। हमने 1965 में भी नेवी ने अपना दिफा किया और बहुत उम्दा किया, और 1971 में भी हमने अपना दिफा किया और बहुत अच्छा किया, और दोनों दफा हमने उनके घर जाकर उनको मार के आए। 65 में दवारका और 71 में उनका जहाज कुकरी डुबोया। पूरी नेवी, इंडियन नेवी का सबसे बड़ा एक दिन का नुकसान जो हुआ वो हमारी सबमरीन ने किया, हंगोर ने। तो हम कभी भी अददी बुनियाद पर जंग नहीं लड़ते, हम तो जंग लड़ते हैं जज्बे से, ट्रेनिंग से, और आप सबसे ऊपर अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसे के साथ। तो ये कभी भी नहीं होगा कि हम उनको या उनकी स्ट्रेंथ को, यानी स्ट्रेंथ से मुराद है अगर उनके पास 20 सबमरीन है तो हम भी कहें 20 सबमरीन हो, उनके पास 150 जहाज हैं तो हम कहें 150 जहाज हम भी ले लें। ना हम ले सकते हैं, ना हमारा काम है। हमारी नेवी डिफेंसिव है, हम अपना काम, अपनी तिजारत, अपना इलाके को बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।